एक गांव में एक गरीब महिला मजदूरी करके जब अपने घर वापस लौट करके आती है तो वो एकदम गुमसुम होती है। वो किसी से बातचीत नहीं कर पा रही थी। पति ने अपने पत्नी को देखा तो देखकर वो देखते ही रह जाता है। दरअसल वो इस तरीके से गुमसुम बहुत कम रहती थी। फिर उसके पास हो जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या फिर नहीं। पत्नी कहती है कि बिल्कुल ठीक है। जैसे ही पत्नी ने कहा ठीक है, फिर अपना चेहरा घुमाया और चेहरा घुमाते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम एकदम अपना मुंह छुपा रही हो, चेहरा छुपा रही हो। तो पत्नी ने कोई ना कोई बहाना करके अपने पति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर काम में लग जाती है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन पत्नी करवट बदलती रहती है, सो नहीं पाती है। आखिरकार दिन निकल जाता है और पति पूछता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझे छुपा रही हो। जब पति बार बार उसे पूछ रहा होता है तो पत्नी बताने से संकोच कर रही थी। वो डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर पति को ये सच पता चलेगा तो शायद वो उसे तलाक दे देगा और जिंदगी भर शायद उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। इसलिए पत्नी ने अपने आप को शांत किया और कुछ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब पति चला जाता है काम पर। पत्नी आज घर पर रहती है और आज मजदूरी करने के लिए भी नहीं जाती है। जब पति वापस लौट करके शाम को आता है तो 24 घंटे बाद भी पत्नी का मूड वैसे ही था जैसे 24 घंटे पहले था। आखिरकार पति ने पूछा कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। पति ने कसम धर्म खिलाई। उसके बाद फिर अपने पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की तो पत्नी फिर ज्यादा देर तक अपने पति के सामने टिक नहीं पाती है, यानी कि टूट जाती है। और टूटकर जो उसने अपनी आबिती बताई उसे सुनने के बाद पति भी रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। दरअसल रोने वाली बात ही थी, क्योंकि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और गैंगरेप जिन लोगों ने किया था वो दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उन्होंने कहा था उस महिला से कि अगर ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए पत्नी यहाँ पर डर जाती है और पति कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल यहाँ पर शांत रहो और भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। इस बात को 1 साल का समय बीत चुका था। जैसे ही 1 साल का समय बीत जाता है उसके बाद फिर ये कहानी सोशल मीडिया पर, अखबार पर, टीवी न्यूज़ चैनल पर हर जगह सुनाई देने लगती है। उस प्रदेश में ये कहानी सबसे ज़्यादा चर्चित कहानियों में से एक कहानी बन जाती है, क्योंकि पति ने जो काम किया था वो वाकई में अपने आप में बड़ा ही खतरनाक काम था। और जो गैंगरेप का उसने बदला लिया तो उस बदले की सूचना ऐसे लगा कि जैसे कोई फिल्म की कहानी चल रही हो। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ क्या हुआ था और उसके पति ने किस तरीके से उन आरोपियों से बदला लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रतलाम, और रतलाम जिले का ही एक थाना लगता है बिलपौंग, और बिलपौंग थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है रत्तागर खेड़ा। और बात कर रही हूँ मैं 4 जनवरी 2022 के सुबह 7:30 बजे के आसपास का वो समय था। एक किसान जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, नाम उसका लाला उर्फ लाल सिंह होता है। ये अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए अपने खेत पर गया, क्योंकि रात में लाइट नहीं आ रही थी और लाइट आने का जो समय था, यानी कि बिजली आने का जो समय था, वो दिन में था। और दिन में ही किसान ज़्यादातर अपने खेतों पर काम करने के लिए जाते थे। इसी बीच में ये भी जाता है और जाने के बाद जैसे ही अपने ट्यूबवेल पर पहुंचता है तो ट्यूबवेल पर जाते ही अपने अपने ट्यूबवेल का स्टार्टर का बटन दबाए ताकि नलकूप से पानी आए और खेतों की सिंचाई शुरू हो सके। जैसे इसने अपना वो बटन दबाया, बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की गूंज इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उस खेत के इर्द गिर्द जितने भी गांव होते हैं उन गांव तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। साथ ही न केवल आवाज़ पहुंचती है बल्कि आसपास के जो लोग होते हैं उन लोगों ने भी उस धमाके को और उसमें कुछ हवा में उड़ते हुए धूल को देखा और हवा में उड़ते हुए जो सामानों को देखा। तो जो किसान थे आसपास वो दौड़ते हुए उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद लाला को बहुत बार आवाज़ लगाई, लेकिन लाला वहां दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल
जहां पर वो ट्यूबवेल का स्टार्टर रखा हुआ था, उस स्टार्टर के पास ही एक 4 फुट जमीन में गहरा गड्ढा हो जाता है और 4 फुट गड्ढा गड्ढा हो जाता है। साथ ही वहां पर जितने भी आसपास सामान था, वो सामान बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। फिर किसानों ने उस लाला को ढूंढने की कोशिश की, तो उसके शरीर के चीथड़े उड़े हुए थे। वहां आसपास जो खेत होते हैं, उन खेतों के अलग अलग हिस्सों में उसके शरीर के हिस्से पड़े हुए थे। 7 फुट दूर उसके शरीर का आधा हिस्सा पड़ा हुआ था। साथ ही उसके हाथ का आधा हिस्सा लगभग 40 फीट दूर पड़ा हुआ था और जो शरीर था वो एकदम बिखरा हुआ पड़ा था। इस धमाके के बाद न केवल आसपास के खेत लोग आते हैं, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं और किसी ने यह सूचना लाला यानी कि लाला उर्फ लाल सिंह के परिवार वालों को दे दी कि तुम्हारे खेत पर इस तरीके का हादसा हो चुका है और उनके धमाके में उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। उसकी पत्नी, साथ ही उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 5 साल के आसपास होती है। बेटा होता है उसका जिसकी उम्र लगभग 7 साल की होती है। उसका एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई भी होता है, राकेश और मुकेश। वो भी वहां मौके पर पहुंचते हैं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और लोग यहाँ पर सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। फिर यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस यहाँ मौके पर आती है। अब चाहे एपिसोड टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, धमाके की बात सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, खासकर पुलिस वाले। अब इस मामले की जब जांच पड़ताल शुरू होती है, 7:30 बजे सुबह धमाका होता है और दोपहर के 1:20 हो जाते हैं। उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों से जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, तो एसपी जो होते हैं उस जिले के, उस दौर की बात है, 4 जनवरी 2022 के सुबह का यह वाक्य है। एसपी ने एक एसआईटी टीम गठित की और एसआईटी टीम ने बिलपोंग थाना अध्यक्ष जो होते हैं, बाजनाथ थाना अध्यक्ष होते हैं, साथ ही 4 सब इंस्पेक्टर और 4 हॉस्पिटल और 4 कांस्टेबल, इनकी टीम बनाते हैं और एसआईटी टीम गठित करते हैं। अब एसआईटी से यहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हें इस मामले की जांच पड़ताल करनी है। साथ ही गांव में एक खबर फैलाते हैं, आसपास के जितने भी गांव होते हैं वहां पर एक खबर फैलाते हैं कि जो भी कोई सटीक जानकारी देगा, सूचना देगा, उसको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा एसपी साहब ने बोला है। दरअसल पुलिस को वहां मौके पर जो मिलते हैं वो जिलेटिन, स्किट और एंटोडेंट एक पदार्थ वहाँ पर होता है। ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर होती हैं जिससे कि पहाड़ों के टूटने के लिए, उनका विस्फोट करने के लिए जिलेटिन का एक वस्तु होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और डेटोनेट का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जिससे पहाड़ तोड़ा जाता है। लेकिन ये पहाड़ों को तोड़ने के लिए क्या होता है, लेकिन उसके कुछ अंश, उसके भाग जो स्टिक के होते हैं वो उस ट्यूबवेल के पास में मिलते हैं। जब डॉग स्क्वाड की टीम आती है, बड़ी बड़ी टीम वहां पर आती है, पुलिस ने इस बात का पता करने की कोशिश की कि ये तो किसी की साजिश लग रही है, आखिरकार कोई ऐसा क्यों करेगा। जब ये टीम बना दी जाती है, यानी कि एसआईटी का जब गठन किया जाता है, तो एसआईटी ने गांव के लोगों को यहाँ पर ये सूचना दी कि जो भी इस बात की सूचना देगा, साथ ही जो भी पुलिस की मदद करेगा, वो पुलिस का दोस्त कहलाएगा। इस तरीके की बातें पुलिस ने फैलाई, तमाम तरीके के पुलिस ने दिलासे दिए, वो पब्लिक को वहाँ पर दिए और पुलिस की टीम गांव गांव, घर घर जाकर के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी लगातार 5 दिन तक टीमों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। जो भी आसपास के जितने भी गांव लोग थे, बहुत सारे लोगों से बारी बारी से बातचीत की। तभी एक नाम निकल के वहाँ पर सामने आता है, जो नाम होता है सुरेश लोढ़ा। सुरेश लोढ़ा का नाम सामने आता है और उसे कहा जाता है कि अब से लगभग 6 महीने पहले ठीक ऐसा ही धमाका हुआ था जैसे कि ये धमाका हुआ है। लेकिन जब ये धमाका हुआ था तो नई बात इसमें ये थी कि सुरेश लोढ़ा ने अपने घर का ताला लगाया था और वो अचानक से गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे कि ये इस बार धमाका हुआ है। और सुरेश लोढ़ा इस बार भी अपना घर का ताला लगाता है और गायब हो जाता है।
लेकिन जब धमाका होता है तो उस धमाके से कुछ देर पहले ही जो मौके पर देखा गया था, जबकि उसका कोई आसपास खेत भी नहीं था, तो वो खोद पर कर क्या रहा था। आखिरकार पुलिस ने सुरेश लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसे हिरासत में लिया और उसे जब पूछताछ करने की कोशिश की तो बातचीत की जाती है। फिर साथ ही उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है। उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है जिसका नाम भंवरलाल पाटीदार होता है। उससे पूछा जाता है कि क्या 6 महीने पहले तुम्हारे ट्यूबवेल पर भी इस तरीके का धमाका हुआ था। वो कहता है कि साहब हाँ, धमाका हुआ है। अगर नीम का पेड़ बीच में नहीं आता तो शायद वो मर जाता। और उसे पुलिस फिर पूछती है कि नीम का पेड़ था, इसमें इसका क्या रोल था नीम के पेड़ का। तो फिर वो बताता है कि एक तरफ तो स्टार्टर था ट्यूबवेल का और दूसरी तरफ मैं खड़ा था, यानी कि जो एक गड्ढा था जहाँ पर धमाका होता है और बीच में पेड़ था। क्योंकि जो भी धमाका होता है वो पेड़ की ओर में मैं आ जाता हूँ, उसके आड़ में आ जाता हूँ। अगर मैं पेड़ के साइड में इधर उधर होता तो शायद मैं वहाँ पर मारा जाता। क्योंकि जो भी धमाका होता है उससे पेड़ ने ही अपने ऊपर सारी चोट ले ली थी। इस तरीके की बात जब कही जाती है तो पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ तो ऐसा रहा होगा। और ये भी बताता है कि लगभग 8 से 10 दिन तक उसका इलाज भी चलता रहता है। अगर इलाज ना होता समय पर तो शायद वो बच नहीं पाता। पुलिस ने आखिरकार सुरेश को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। और सुरेश से यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिरकार तुम जब ये दोनों घटनाएं होती हैं, अब और 6 महीने पहले, तब तुम कहाँ चले गए थे और क्यों अपने घर का ताला लगा दिया था तुमने। फिर वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। और पुलिस ने जब उससे पूछा और उसने जो कहानी सुनाई, उस कहानी सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो बताता है कि अब से 1 साल पहले एक पुरानी बात है। उसकी पत्नी एक बार ये खेतों का काम करने के लिए गई हुई थी और एक बार नहीं बल्कि वो रोज़ मजदूरी करने के लिए जाया करती थी। और उस दिन वो मजदूरी करे हुए के आ रही थी तो रास्ते में सरपंच और लालीलाल जो होते हैं, तो ये जब मजदूरी करने के लिए वो गई थी तो ये वहाँ पर थे, जिसका नाम होता है लाला उर्फ लाल सिंह और दूसरा दिनेश होता है। इन तीनों ने मिल करके उसके पत्नी के साथ गैंगरेप किया था, उसके साथ बलात्कार किया था और उसे ये धमकी दी थी कि ये बात अगर किसी को बताई और किसी को पता चली तो तुम्हें भी और तुम्हारे पति को भी और तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। डराया धमकाया। और इस तरीके से अब इसमें 2 चीज़ निकल के सामने आती है कि जो सुरेश होता है वो पुलिस के पास जाता है लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती है। एक थोड़ी तो ये चलती है और दूसरी थोड़ी ये चलती है कि वो इस बात से कि पुलिस में जाएगा तो बदनामी होगी और लोग क्या क्या कहेंगे, ये सोच करके वो शांत हो जाता है। जैसे ही पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने दोनों ही कहानी सामने लाई। लेकिन कौन सी कहानी सच है? क्या वो शिकायत लेकर गया था और पुलिस ने सही सुनी? क्या वो बदनामी के डर से इसका बदला खुद लेना चाहता था? ये बात सही थी। हालांकि ये बात कभी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इस पर पुलिस को भी लोग बुरा भला कह रहे थे और साथ ही उसके बदनामी वाली जो बात थी वो भी कहीं ना कहीं सही थी। इसलिए उसने अपने एक दोस्त का सहारा लिया जिसका नाम होता है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए। सामान यानी कि जिलेटिन स्टिक और जो डेटोनेट जो एक सामान होता है ब्लास्ट करने का, इन्हें ही मिला करके कुछ ऐसे ही प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया मिलाने के बाद ये जो धमाका होता है तो धमाका होता है तो बहुत तेजी के साथ धमाका होता है। पहली बार लगभग 6 महीने पहले इसने जो पूर्व सरपंच होते हैं जिसका नाम भंवरलाल उर्फ पाटीदार होता है, उसने उसके ट्यूबवेल पर लगाया हुआ था। और ट्यूबवेल पर लगाने के बाद लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि एक तरफ ट्यूबवेल का स्टार्टर होता है और दूसरी तरफ गड्ढा हो सकता था और उधर जिसे स्टार्टर लगा हुआ था उधर गड्ढा नहीं हो सकता था, इसलिए उसकी मजबूरी थी। इसलिए उसके साथ जो जिलेटिन होता है, जो लिस्टिंग और जोटोमिन जो होता है, जो उसकी मात्रा थी वो उसके पास कम थी। उसके पास इसका जो वो था वो कम था, इसीलिए वो धमाका होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम होता है। और इसीलिए धमाके का जो असर होता है वो नीम का पेड़ जब बीच में आता है
तो इसलिए वहाँ तक उसने तक पूरा असर नहीं पहुँचा भंवरलाल पर, और भंवरलाल इस हादसे में यहाँ पर बच जाता है। इसलिए उसने पहली बार तो उसने भंवरलाल पर अपना यह हाथ आजमाया था, और दूसरी बार उसने बद्रीलाल से ये कहा कि मुझे इस बार ज़्यादा धमाके की सामग्री चाहिए, और इसलिए उसने लाला उर्फ लाल सिंह के खेत में जब जाता है तो वहाँ इंतज़ार करता है, और मौका देखते ही उसी के स्टार्टर जैसे कि ट्यूबवेल के पास ही ये जो धमाके का विस्फोटक जो सामान था वो वहाँ पर लगा देता है। और जैसे ही वो अपना बटन दबाता है, बटन दबाते ही उसके एकदम से चीथड़े उड़ जाते हैं, और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। तब सुरेश का नाम सामने आता है और ये कहानी सामने आती है। आखिरकार पुलिस जो होती है वो ये कह करके जिसे बात आ रही थी कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं था। हालांकि पुलिस को ये भी पता न होता है कि इस हत्याकांड की असली वजह क्या है। तब यानी कि सुरेश की पत्नी की तहरीर के आधार पर एफआईआर यहाँ पर दर्ज कर ली जाती है, और जो मर चुका था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है, और जो जिंदा होते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस ने जो बचे हुए थे, जो सरपंच भंवरलाल पाटीदार होता है, साथ ही उसका जो साथी होता है दिनेश, उसको गिरफ्तार करती है। और लाला उर्फ लाल सिंह वो तो खैर मर चुका था, और पुलिस ने साथ ही सुरेश और उसका जो दोस्त होता है जिसने कि जिलेटिन स्टीन और डर्कोनेंट जो होता है जो उपलब्ध कराया था बद्रीलाल, उसको भी गिरफ्तार कर लिया, और उन चारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जैसे ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा, उसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह वायरल होनी शुरू हो जाती है। लोग फिर इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग एक बार के लिए तारीफ भी कर रहे थे कि ज्ञानामृत का बदला लेने के लिए पति ने जिस तरीके का बहादुरी का काम किया वो वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ है। कुछ लोग कह रहे थे कि वाकई में ये गलत काम है, उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था, और पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस से मदद मांगनी चाहिए थी। पुलिस मदद ना करती तो एक अलग बात थी, जबकि उसने अपने आप से ही ये कदम उठाया था। एक कानून का उल्लंघन था और ये सही नहीं था। और जो भी था, इसमें एक आरोपी को तो खैर उसने खुद ने ही सजा दे दी, बाकी के दो जो आरोपी है उनको कोर्ट के माध्यम से सजा मिलेगी, और ज़रूर सजा मिलेगी। इस तरीके का कानून पर भरोसा रखे उनको सजा ज़रूर मिलेगी। और उसकी जो पत्नी होती है, उसके पत्नी ने अगर सही वक्त पर ये पति को अपनी बात ना बताई होती तो शायद ये लोग वाकई में उसके साथ बार बार उसके साथ ऐसे ही घृणा और घिनौना कृत्य करते रहते। इसीलिए पत्नी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और अपने पति को एकदम सही समय पर सब कुछ बताया। तो इस तरीके से अगर कोई घटना होती है तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि खुद से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा खुद से कदम उठाने का परिणाम और निर्णय हमेशा गलत ही होता है। इसीलिए हमें हमेशा कानून का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।